हाल ही में एक्ट्रेस हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर की खबर ने उनके फैंस को हिलाकर रख दिया। हालांकि हिना खान से पहले भी कई सितारों ने इस बीमारी का सफलतापूर्वक न सिर्फ सामना किया बल्कि मिसाल भी कायम की। इन सितारों में महिमा चौधरी, सोनाली बेंद्रे और ताहिरा खान जैसे नाम, माफ कीजिएगा, ताहिरा कश्यप जैसे नाम शामिल है। दुनिया भर में हर साल सामने आने वाले नए कैंसर के मामलों में तकरीबन 13% मामले स्तन कैंसर के होते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर बनाते हैं। दुनिया के करीब हर देश में स्तन कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं। WHO के मुताबिक साल 2022 में 185 देशों की सूची में से 157 देशों में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसी साल स्तन कैंसर से दुनिया भर में 6,70,000 मौतें हुई। भारत की बात करें तो हमारे देश में स्तन कैंसर के मामले पिछले कुछ दशकों से तेजी से बढ़े हैं और इसके साथ ही साथ तेजी से फैल रहे हैं कैंसर से जुड़े हुए कुछ मिथ्स भी। वो कहते हैं ना कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन आज हम करेंगे कुछ वहमों का इलाज और एक्सपर्ट्स की मदद से तोड़ेंगे कुछ झूठे मिथ्स और गढ़ेंगे उम्मीदों के कुछ सच्चे और मजबूत आसमान। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और सेहत के सफर में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डवास और कैंसर सर्वाइवर रेखा गुलाबानी जी। स्वागत है आपका। डॉक्टर डवास से पहला सवाल लेते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर डवास, स्तन कैंसर के मामलों में जिन महिलाओं में ये मामले सामने आते हैं उनमें तकरीबन 15% वो महिलाएं होती हैं जिनमें फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव यानी कि माँ, बहन या उनकी बेटी को स्तन कैंसर से जुड़े मामले सामने आते हैं। वहीं कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि ऐसे मामलों में स्तन कैंसर के चांसेस जो होते हैं वो 50% से ज़्यादा होते हैं। दर्शकों को बताएं कि पारिवारिक इतिहास और स्तन कैंसर का नाता आपस में क्या है। देखो, जो अनीता आपने बात की उसको हम कहते हैं फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर। फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर का मतलब होता है कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर, जिसको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं, जिसमें माँ, बहन और बेटी आते हैं। माँ, बहन और बेटी में अगर कैंसर है तो आपको नॉर्मल इंसान से डबल रिस्क है कैंसर होने का। प्लस अगर आपकी फैमिली में मल्टीपल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कैंसर है, लाइक माँ और बहन को है, तो आपको रिस्क और बढ़ जाता है। और अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी कैंसर 50 साल की उम्र से पहले हुआ है तो आपका रिस्क और ज़्यादा है। तो ये जो फैमिली ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसके लिए हम एक बहुत एडवांस स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि अगर फैमिली में कैंसर है तो आप रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जब आपकी फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, उसी एज पे या उससे 10 साल पहले आपको अपनी चेकअप कराना शुरू करना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर, अक्सर ये भी कहा जाता है कि सेल्फ एग्जामिन करते हुए अगर किसी तरह की कोई गांठ आपके स्तन में नहीं दिख रही है, गांठ को तलाशना चाहिए। तो अगर स्तन में कोई गांठ नहीं है तो ये भी माना जाता है कि कैंसर नहीं है, क्या कुछ ऐसा भी है? देखो, हर कैंसर गांठ से नहीं शुरू होता, गांठ डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर हमेशा लंप से स्टार्ट नहीं होता, पहले ये लंपलेस शुरू होता है। मीन्स हमारे जो ब्रेस्ट की डक्ट्स हैं, जो हमको मिल्क डक्ट कहते हैं, उनमें कैंसर सेल्स डेवलप होता है और उसको लंप बनने में टाइम लगता है। तो जब पेशेंट को लंप डिटेक्ट होता है तो आप पहले से ही थोड़ी सी एडवांस स्टेज में जा चुके होते हो। तो ये जी। तो आप इसके लिए कि आप इसको लंप से पहले बीमारी पकड़ें या आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें, मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड एक टेस्ट है ब्रेस्ट का जो इसको पहले पकड़ सकता है। जी, तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ गांठ ही एकमात्र लक्षण नहीं है। अगर आपको किसी तरह के स्तन में गांठ महसूस नहीं हो रही है तो कुछ और लक्षण भी हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। लक्षण कैंसर मीन्स आप उसको तब पकड़ रहे हो जब वो थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। कोई भी कैंसर सिम्टम्स के साथ नहीं आता, तो हम कहते हैं कि रेगुलर इंसान को टाइम टू टाइम शरीर का चेकअप कराना चाहिए, तो आप उनको लक्षण आने से पहले पकड़ सकते हो, प्री कैंसर से वेरी अर्ली स्टेज पे। जी, तो डॉक्टर, एक नॉर्मल महिला जिसे कैंसर नहीं है या जिसका पारिवारिक इतिहास भी नहीं है कैंसर का, उसे सामान्य तौर पर कितने समय के अंदर ये सर्जरी नहीं, ये टेस्ट करानी चाहिए, मैमोग्राफी करानी चाहिए? इसको हम गाइडलाइंस कहते हैं कि हम एक नॉर्मल इंसान के गाइडलाइंस और एक फैमिली हिस्ट्री वाले के लिए गाइडलाइंस थोड़ा डिफरेंट है दोनों के लिए। तो नॉर्मली हम जो इंडिया में फॉलो करते हैं 50+ होते ही आपको रेगुलर मैमोग्राफी कराना जरूरी है। बट अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो 10 years एट द एज व्हेन योर फैमिली मेंबर वाज डिटेक्टेड, जब आपने डिटेक्ट किया उसके 10 साल के अंदर आपको चेकअप कराना चाहिए।
यंग एज में अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट या एमआरआई ब्रेस्ट और 50 प्लस में मैमोग्राफी, ये बेस्ट टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए। जी रेखा जी, एक मिथ है जो महिलाओं के अंदरूनी वस्त्रों से जुड़ा हुआ है, वो बेहद ही एक सामान्य सी चीज़ है, लेकिन उससे जुड़ा ब्रेस्ट कैंसर का एक मिथ है। ब्रा, जिसे कि ब्रेजियर कहते हैं लेकिन आमतौर पर जिसे ब्रा कहा जाता है, उससे जुड़ा एक मिथ है जैसे कि अगर आप ब्रेजियर जो है वो पहनते हैं, ज़्यादा टाइट है या वो पैडेड है या फिर वायर्ड है, तो वो कैंसर का एक कारण बन सकता है। ये मिथ है या इसमें कहीं कोई सच है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं ज़्यादा टाइट कपड़े, टाइट ब्रा, इवन लोग आजकल जैसे बेयर शोल्डर ड्रेसेस पहनते हैं बैकलेस, तो वो अंडर वायर ब्रास पहनते हैं जो बहुत टाइट होती हैं, तो इनसे कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। ये बिल्कुल एक मिथ है, भ्रांति है लोगों की। जी डॉक्टर डवास, हमें जांच करानी चाहिए, ये हमने समझा। इसके अलावा एक जो मिथ है जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है और मैंने भी कई बार ये सुना है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी तरह की गांठ की समस्या या शिकायत लेकर, तो अक्सर डॉक्टर जो पहली चीज़ कहता है वो कहता है कि आप बायोप्सी कराइए। लेकिन लोगों को ये एक मिथ बहुत ज़्यादा है कि अगर हम बायोप्सी कराएंगे तो जो एक गांठ है अगर वो कैंसर नहीं है तो भी वो कैंसर बन सकती है, और अगर कैंसर है तो वो फैल जाएगी। इस बात को ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। सो बीइंग ए कैंसर डॉक्टर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे साथ है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उसका पहला सवाल होता है, सर जो चेकअप करना कर लो पर बायोप्सी मत करना, क्योंकि मेरी बायोप्सी करोगे तो बीमारी फैल जाएगी। तो नाउ ये डॉक्टर का काम है कि आप पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हो कि बायोप्सी कराना बहुत जरूरी है। कैंसर के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, लाइक हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन नेगेटिव या पॉजिटिव। जब तक आप बायोप्सी नहीं करोगे आपको ब्रेस्ट कैंसर का सब टाइप नहीं पता लगेगा और आप उसको ट्रीटमेंट डिक्टेट नहीं कर सकते। 20 साल 30 साल पहले आप टाइप्स की बात नहीं करते थे, पर अब रिसर्च इतनी है कि आप टाइप की बात करते हो कि किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके बेस में हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। बायोप्सी से नॉर्मल बहुत बड़ा मिथ है कि आप जैसे ही बायोप्सी करोगे कैंसर सेल्स बाहर आएंगे और फैलना शुरू कर दोगे। ये मैं कहता हूं बहुत मिनिमली करेक्ट है। अगर आप ब्रेस्ट बायोप्सी करके ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो कैंसर की टेंडेंसी खुद की फैलने की है। मैं बायोप्सी नहीं भी करूंगा तभी उसने फैलना है, पर बायोप्सी करके आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। देन यू शुड नॉट डिले इट। एक चीज होती है कि आप उस कैंसर को हाफ कट करते हो, मीन्स आपने उसको कोशिश किया गांठ को निकालने की, आधी छोड़ दी, आधी, जिसको हम छेड़ना कहते हैं, लोग छेड़ना कहते हैं इसको। हाँ। तो बायोप्सी नॉर्मली छेड़ना नहीं है, छेड़ना ही आपने हाफ कट किया तो उसमें ग्रोथ यस होती है। बट आजकल हम जो बायोप्सी करते हैं ट्रू कट बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें हम निडल टेस्ट करते हैं, जिससे बहुत कम चांस है उस ट्यूमर की कैप्सूल को रप्चर करने का, तो उसमें स्प्रेड के चांसेस नहीं है। बट अगर आप कट करोगे तो कैप्सूल रप्चर होगी तो स्प्रेड होने के चांसेस हैं। तो जिस हिसाब से आप बायोप्सी करते हो उस पर मैटर करता है स्प्रेड होगा या नहीं होगा। तो बायोप्सी जो है वो बेहद ज़रूरी है ये समझने के लिए कि जो भी गांठ है आपके स्तन में वो असल में कैंसर है भी या नहीं, या कैंसरस है भी या नहीं, ये कहा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं रेखा जी से। रेखा जी, आप बीते 21 सालों से इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। बहुत से मिथ्स आपके सामने आए होंगे। एक मिथ ये भी है कि चाय, कॉफ़ी या नॉनवेज खाने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? इतने केसेस आप इतने सालों से देख रही हैं। नहीं, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों से तो कैंसर नहीं होता, ये लोगों की भ्रांति है। आजकल यूट्यूब और गूगल की वजह से बहुत सी बातें आती हैं जिसमें आधा सच आधा झूठ होता है, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ तक नॉन-वेज की बात है, अगर आप मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं और चिकन खाते हैं, इसमें प्रोटीन है, ये ठीक है। बाकी जितने नॉन-वेज हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। हम ये सोचते हैं सेहत के लिए अच्छे हैं, लोग शायद टेस्ट के लिए खाते हैं, उनसे कुछ संभावना हो सकती है कि ब्रेस्ट कैंसर हो। ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, दूसरे कैंसर भी होने की संभावना होती है, लेकिन जहाँ तक चिकन, फिश और अंडे हैं उसमें संभावना नहीं है, वो एक भ्रांति है। बाकी जो रेड मीट है वो नहीं खाना चाहिए। इस पर डॉक्टर डबास कुछ कहना चाहते हैं? सो नॉर्मली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्च पे जाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों होता है, दिस इज बेसिकली हार्मोन्स, जिसमें हम एस्ट्रोजन को सबसे पहले नाम लेते हैं। सो कोई भी चीज जो हमारी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होती है, मेनली फैट, एस्ट्रोजन लेवल हाई होगा तो आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कोई भी फैटी फूड, जितना हम ये फालतू की चीजें खाते हैं, चिप्स वगैरह, सो बेसिकली अननेसेसरी मटेरियल या प्रोसेस्ड मीट, ये चीजें फैटी लेवल आपका बढ़ाते हैं और फैटी लेवल आपका हार्मोन में चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लाइक अल्कोहल,
जी। उससे भी आपकी फैटी लेवल बढ़ते हैं, फैटी लेवल बढ़ेंगे तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। एक रिसर्च आई थी पास्ट में यूएस से कि पोल्यूशन लीड्स टू इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर। जी, व्हाई? जी, दिस वाज अगेन बेस्ड ऑन हॉर्मोन्स। उन्होंने देखा कि भी जो हम हेयर डाई यूज करते हैं, पोल्यूशन, वो भी आपको हार्मोन लेवल बढ़ा हेयर रहा है। स्ट्रेटनिंग से भी कुछ Yes. खबरें आई तो थी। उसकी वजह से आपके हार्मोन लेवल बढ़ेंगे और हार्मोन लेवल की वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। दैट इज बेसिकली मेन इज एस्ट्रोजन लेवल्स। जी जी। तो डॉक्टर यहाँ पर एक चीज़ महिलाओं के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर महिलाओं में ही देखने को मिलता है, एक सवाल ये आता है कि महिलाएं गर्भ निरोधक के तौर पर कई तरह की हार्मोनल दवाइयाँ लेती हैं, क्या वो भी किसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर को प्रवोक कर सकते हैं या उनको रिस्क में डाल सकती हैं? सो नाउ इसमें दो टर्म्स हैं, एक ओसीपीज और एक एचआरटी। जी। ओसीपीज मींस जो आप गर्भ निरोधक दवाइयों की बात कर रहे हो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स होते हैं, तो उससे रिस्क नहीं बढ़ता क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आपको ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है। एचआरटी में भी सेम है, क्योंकि जब आप पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल, जब मीनोपॉज के बाद आपकी बोन हेल्थ खराब होने लग जाती है, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ज्यादा दिक्कत है तो आप हार्मोन्स की टैबलेट ले लो। जी। एचएस पुराने टाइम में कहते थे इससे रिस्क बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का, पर एचएस हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ओसीपीज और एचआरटी से आपके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा ऐसा मिलता है। जी रिसर्च में नहीं है। जी जी। अभी हमें रुक करना है एक ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से ले लेते हैं एक अगला सवाल, क्योंकि बात हुई थी थोड़ी बहुत स्मोकिंग की भी और हार्मोन्स की भी और महिलाओं की। ये भी माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ महिलाओं को होता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। डॉक्टर डबास से जानते हैं कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं कितनी होती हैं। डॉक्टर। सो मेल फीमेल दोनों दे हैव ब्रेस्ट। नाउ ब्रेस्ट में दो तरह के सेल होते हैं, एक कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू और एक कहते हैं डक्टल सेल्स। डक्ट मीन्स मेल डक्ट, वो दोनों में होती है, मेल और फीमेल में। कनेक्टिव टिश्यू फीमेल में ज्यादा होती है। तो डक्ट कार्सिनोमा इज कॉमन इन मेल्स ऑल्सो बट नॉट वेरी कॉमन। तो अगर मैं कोई डाटा की बात करूं तो हम ये कहते हैं यूएस में आज के टाइम पे 8 में से 1 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है। दिल्ली में हम कहते हैं 30 में से 1 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है। अगर मैं डाटा की बात करूं तो एटलीस्ट 900 में 900 में से 1 आदमी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर, मेल। जी। मतलब मेल में इंसिडेंस बहुत कम है। अगर मैं 100 ब्रेस्ट के कैंसर के पेशेंट देख रहा हूं अपनी ओपीडी में, तो उनमें से 99 फीमेल आएंगी और 1 मेल आएगा, इतना डिफरेंस है। बट मेल ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो देयर बट नॉट कॉमन। नॉट कॉमन। बट इट इज़ वेरी इट इज़ डेंजरस अमंग्स मेन, क्योंकि आदमियों का ये होता है कि एक तो वो मानते नहीं, नंबर 2 उनका जो कैंसर है बड़ी जल्दी लंग्स में और उनकी जो रिब केज है उस तक पहुंच जाता है। फॉर फीमेल उसको अंदर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, उनकी प्रोट्रूडेड ब्रेस्ट होती है। मेल में ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए मेल्स को हम ज़्यादा कहना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी वहाँ वूंड हो या सिम्टम हो तो उसको इग्नोर कभी ना करें। तो मेल में किस तरह के सिम्टम्स आते होंगे अगर आप बताएं? सिम्टम्स तो सारे ऑलमोस्ट सेम है, वही है कि जैसे आप बताते हैं निप्पल से पानी बहने लग जाए, कोई स्किन का पार्ट जो है वो रिंकल्ड हो जाए, उसमें डिम्पल पड़ जाए जो पहले नहीं था, निप्पल से पानी आने लग जाए, कोई स्किन का पार्ट हार्ड हो जाए, तो ये सारे जो निप्पल है उसकी शेप बदल जाए, अंदर हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो ये सारे चांसेस हैं, सिम्टम्स हैं कैंसर के, तो वो तो ऑलमोस्ट सेम है। मगर आदमियों को बहुत जल्दी उसको पकड़ लेना चाहिए, फीमेल को भी जल्दी पकड़ना चाहिए, उससे वो ब्रेस्ट बचा सकती हैं। ब्रेस्ट रिमूवल के चांसेस कम हो जाते हैं अगर 0 स्टेज पे पकड़ लेते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आप शुरू में मेमोग्राफी करा के लक्षण आने से पहले पकड़ती हो तो ना सिर्फ आपकी ब्रेस्ट बचती है, आपकी जान भी बचती है, ऑलमोस्ट 100% चांसेस ऑफ सर्वाइवर, और कि इलाज भी कम होगा, खर्चा भी कम होगा, ट्रॉमा भी कम होगा। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी हमेशा टेस्ट करवाते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि इसको आप 0 स्टेज पे पकड़ सकें। जी। डॉक्टर डबास, स्तन कैंसर हुआ है तो लोग ये मान लेते हैं कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको बस पैसे पे पैसे खर्च करने हैं, इसे लाइलाज माना जाता है। इस मिथ को ब्रेक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को ये संदेश देना कि ये लाइलाज नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को दोबारा अच्छी तरह से पहले की तरह जी सकते हैं। देखो, ना कि खाली ब्रेस्ट कैंसर, हर कैंसर को इंसान लाइलाज मान लेता है कि अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो दिस इज ए डेथ सेंटेंस। ये लोग बोलते हैं कि भी अब तो मौत निश्चित है। मैं पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करता हूँ। आज के टाइम पे हम ये बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इवन एट स्टेज 4 इज क्योरेबल, जो आज से हम 10 साल पहले कभी नहीं बात करते थे। स्टेज 4 मीन्स 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने की बातें करते थे। बट नाउ जो मैं शुरू में बात कर रहा था, आपको टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत मेटीरियलिस्टिक है,
क्योंकि आपके टाइम अब जो रिसर्च आ रही है, आप बात करते हो हार्मोन थेरेपी की, आप बात करते हो टारगेट थेरेपी की, आप बात करते हो इम्यूनोथेरेपी की, इन ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो इन्होंने स्टेज 4 के सर्वाइवल को भी काफ़ी बढ़ावा कर दिया। अब जो मैं टेस्ट की बात कर रहा था कि हम ब्रेस्ट में बायोप्सी करने के बाद 3 या 4 टेस्ट करते हैं, जिसको हम ER, PR, HER और Ki-67 प्लस आजकल PD-L1 जो इम्यूनोथेरेपी के लिए करते हैं। इनसे हमें एग्रेसिवनेस ऑफ कैंसर का पता लग जाता है, सो दैट हम अपना बेस्ट ट्रीटमेंट उनको दे पाते हैं। अब जितनी रिसर्च आई है उनमें यह है कि भी एग्रेसिव कैंसर में भी आप स्टेज 4 में लाइफ स्पैन काफ़ी बढ़ा सकते हो। तो ये डेथ सेंटेंस अब नहीं रहा, मैं स्टेज 1, 2, 3 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेज 4 की डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, जो एक डेथ सेंटेंस मान लिया जाता है। तो इसलिए हर इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट सेम हो सकता है, बट सबका सर्वाइवल डिफरेंट हो सकता है। तो लाइक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें सर्वाइवल काफ़ी कम बताया जाता है, सबसे एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर है, पर उसमें अगर हम इम्यूनोथेरेपी ऐड करते हैं, बट नॉट ऑल पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स को, तो उनका सर्वाइवल काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट एट स्टेज 4 होता है, और ये डेथ सेंटेंस स्टेज 4 पे भी नहीं है। जी, तो ये तो आपने बताया कि ये लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज मौजूद है। अब रुख करते हैं कि कैंसर के लिए इलाज क्या मौजूद है, एडवांस ट्रीटमेंट्स डॉक्टर इस वक्त क्या मौजूद हैं। कि आपने कहा स्टेज 4 पे भी, क्योंकि हाल ही में हिना खान की खबर आई कि वो स्टेज 3 पर हैं, और लोगों के बीच ये एक सवाल उठा कि 3rd स्टेज तो काफ़ी आगे की स्टेज मानी जाती है, वो कितनी खतरनाक है, लाइफ आगे की क्या है, ज़िंदगी कितनी बची है, और आप यहाँ एक उम्मीद दे रहे हैं कि 4थी स्टेज में भी इलाज मौजूद है। तो किस तरह के एडवांस इलाज हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए मौजूद है? सो फर्स्ट सवाल पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट होने के बाद ही होता है, मेरी स्टेज क्या है। सो एज ए डॉक्टर भी कहते हैं कि स्टेज से ज़्यादा आज की टाइम में मैटर करता है आपका कैंसर है किस टाइप का, और मेनली इन ब्रेस्ट कैंसर। सो हिना खान जी को 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हुआ, पर वो ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर बहुत मैटर करता है कि उनका सर्वाइवल क्या है, उनका ट्रीटमेंट फ्लो क्या रहेगा। पहले हम कीमो देंगे, पहले हम सर्जरी करेंगे, उनको इम्यूनोथेरेपी की नीड है या नहीं है, टारगेट थेरेपी देंगे या नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बेस्ड ऑन ये टेस्ट जो ER, PR, HER जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, उस बेस पे एक पेशेंट है जिसको स्टेज 3rd है, वो हार्मोन नेगेटिव है, एक पेशेंट है जो हार्मोन पॉजिटिव है स्टेज 3rd पे, एक पेशेंट है जो 30 साल की, एक पेशेंट है जो 60 साल की है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि उस पेशेंट का सर्वाइवल क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। जी, अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। कैंसर से जुड़े और मिथ्स को ब्रेक करने के लिए हम यहीं बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ही फिर मिलते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए सच पेश करने के लिए बैठे हैं और आपके सभी मिथ्स को ब्रेक करने के लिए भी बैठे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डवास और श्रीमती रेखा गुलाबानी जी। हम ब्रेक कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए मिथ्स को। तकरीबन आपके बहुत से सवालों को हम अभी तक ले चुके हैं। एक बेहद ही अहम सवाल जो हो जाता है स्तन कैंसर के केसेस में या कैंसर के सभी केसेस में, वो ये है कि अगर किसी के परिवार में किसी को पहले कैंसर हो चुका था या किसी भी क्लोज रिलेटिव को कैंसर आया था, तो उन लोगों को आगे किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, उन्हें टेस्ट कब कराने चाहिए, किसे टेस्ट कराना चाहिए और किसे नहीं। इसी पर बात करते हैं डॉक्टर डवास से और जानते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर पहले हुआ था तो आपको जांच कब करानी चाहिए। इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। मान लो किसी की फैमिली में कैंसर है, तो अब आपको कैंसर होता है तो उसको आप पहले कैसे डिटेक्ट कर सकते हो और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, दो चीज़ें। हम एक जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं पेशेंट्स की, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरी कैंसर जीनोम, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर दोनों हार्मोन से रिलेटेड है। तो इसमें हम ये टेस्टिंग ब्लड बेस्ड टेस्टिंग भी होती है और टिश्यू बेस्ड भी होती है। टिश्यू मीन्स बायोप्सी वाले सैंपल पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं, और इस टेस्ट से हमें ये पता लगता है कि भी आपके अंदर वो जेनेटिक वेरिएशन है जो ब्रेस्ट कैंसर करती है। अगर आपको वो वेरिएशन मिलती है तो वो वेरिएशन आपकी फैमिली में होने के 50% चांसेस हैं। 1 सेकेंड, अगर आपको वेरिएशन है तो आपको आज एक ब्रेस्ट में कैंसर है, कल को दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर होने का रिस्क है, प्लस ओवरी में भी कैंसर होने का रिस्क है।
तो आज मैंने जेनेटिक टेस्टिंग की और आपको वो जीन पॉजिटिव आया, तो मैं अब आपको उस मोड पे रखूंगा कि भी आप टेस्ट कराते रहें या आप प्रोफिलैक्टिक सर्जरी करा लो। प्रोफिलैक्टिक सर्जरी का मतलब है कि भी आपकी मान लो फैमिली लाइफ कंप्लीट हो चुकी है और आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ पर आपका जीन पॉजिटिव आ गया, अब ओवरी में भी रिस्क है जीन पॉजिटिव आने की वजह से, तो हम पहले ही ओवरी को निकाल देते हैं इससे पहले कि ब्रेस्ट आपको ओवेरियन कैंसर डेवलप हो। और ब्रेस्ट कैंसर में भी सेम की दूसरी ब्रेस्ट की भी हम सर्जरी कर सकते हैं या दूसरी ब्रेस्ट को हम चेकअप में रख सकते हैं या उसके लिए हम हार्मोन टैबलेट दे सकते हैं। तो ये सारे डिस्कशन डॉक्टर आपसे पर्सनली टेस्टिंग के बाद सारा करता है। तो ये टेस्टिंग एक फैमिली में उन लोगों को ज़रूरी है, वन जिसकी फैमिली में मल्टीपल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर है, मीन्स माँ बहन बेटी। सेकंड, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी मेल ब्रेस्ट कैंसर है तो आपकी जेनेटिक टेस्टिंग होनी ज़रूरी है। फैमिली किसी भी मेंबर को दोनों ब्रेस्ट में कैंसर एक साथ डिटेक्ट हुआ या ब्रेस्ट में भी डिटेक्ट हुआ और ओवरी में भी डिटेक्ट हुआ, या किसी फैमिली मेंबर को 40 साल से पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो ये वो 3-5-6 चीज़ें हैं जिसमें आपको जेनेटिक टेस्ट जरूरी है कराना। कि आपको कोई गांठ है या नहीं है डज नॉट मैटर, आपका टेस्टिंग होना ज़रूरी है क्योंकि आपको रिस्क है कि भी ये जीन पॉजिटिव हो सकता है। और नॉर्मली 10% ब्रेस्ट कैंसर हमारे फैमिली में रन करते हैं, तो जिनको अगर हम 10% भी लोगों को इस बीमारी से टाइमली डिटेक्ट करके और प्रिवेंट कर सकते हो तो एक बड़ा वॉल्यूम हम कैंसर होने से बचा सकते हैं। जी, तो यहाँ आपने जाना कि आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं। रेखा जी, WHO के अनुसार साल 2022 में स्तन कैंसर से दुनिया भर में 6,70,000 मौतें हुई। अक्सर लोग ब्रेस्ट कैंसर को लेकर ये मान लेते हैं, जैसा कि डॉक्टर डबास ने बताया, कि ये तो जीवन का अंत है। आप खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, आप लोगों को किस तरह से उम्मीद देना चाहेंगी? मैं लोगों को एक, मेरे आने से वो कहते हैं पीयर नेविगेशन, लोगों को ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि मैं उस अनुभव से गुजरी हूँ और अब 26 साल से भी ज़्यादा हो गए और मैं ठीक हूँ। और मैं भी काफ़ी बिगड़ी हालत में आई थी जहाँ की मेरे ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे, मगर फिर भी मैं ईश्वर की कृपा से और पॉजिटिव थिंकिंग जो है, सकारात्मक सोच रखना और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है तो वो भी आपको फाइट करने में मदद करती है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि इतनी देर मत करो कि अपना अंग खोना पड़े। अंग खोना तो एक बात है, क्योंकि अंग खोने से हर औरत को तकलीफ होती है, और कोई भी अंग हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे स्तन हो, तो हर एक को बचाना है। तो कोई भी कैंसर हो तो उसको 0 या 1 स्टेज पे पकड़ लेना ज़रूरी है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि समय समय पर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उनका जिनके परिवार में है, जिनकी हेरिडिटी में है, उनको तो और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि उस स्टेज पे जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपना अंग भी न सिर्फ बचाते हो बल्कि इलाज भी कम होगा, खतरा भी कम होगा और जान बचने के चांसेस भी ऑलमोस्ट 100% है। तो इससे डरना नहीं है, भागना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। जी डॉक्टर डबास, एक सर्जरी भी, क्या इस तरह की कोई सर्जरी मौजूद है जो आप ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकते हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना? देखो, ब्रेस्ट कैंसर ना हो, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी फिर आपको ब्रेस्ट की ही करनी पड़ेगी रेदर देन कि भी आप कोई और सर्जरी करो। एक एग्जाम्पल है एंजेलिना जोली, जिसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उसने अपनी मदर का कोई जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह अपना भी कोई नहीं कराया और उन्होंने दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली, जो कि वो हॉलीवुड एक्ट्रेस है। उसने उस कैंसर के रिस्क को लगभग 80% कम कर लिया ब्रेस्ट की सर्जरी करा के। बट ऐसे किसी और ऑर्गन की लाइक ओवरी की सर्जरी करा के आप रिस्क कम कर सकते हो, क्योंकि हॉर्मोन्स ओवरी से ही डेवलप मतलब प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे भी आप ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते हो। अदरवाइज और किसी ऑर्गन की सर्जरी करा के ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को आप कम नहीं कर सकते। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास और श्रीमती रेखा गुलाबानी जी। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि स्क्रीन के दूसरी तरफ हमें देख रहे दर्शकों को भी उनके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे और बहुत से मिथ्स आज टूटकर उम्मीद के नए सफर पर चले होंगे। आपकी सेहत और बेहतरी से जुड़े मुद्दों को लेकर हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और NDTV इंडिया देखते रहिए।